हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं आपके लिए। यूपीपीसीएल, जेई, एई और पॉलीटेक्निक एग्जाम के जो एग्जाम होने वाले हैं पॉलीटेक्निक लेक्चरर के, उसके लिए कुछ एक्सक्लूसिव सेशंस मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीरो सीक्वेंस करंट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर रिलेइंग पर्पज ओनली इन केस ऑफ। क्या पूछा है कि जीरो सीक्वेंस करंट जो होती है कौन सी रिले के पर्पज के लिए यूज में ली जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जीरो सीक्वेंस करंट क्या होती है। जीरो सीक्वेंस करंट कब हमारे पास आती है, जब कोई भी फॉल्ट अकर होता है और वो किसको इंक्लूड करता है, ग्राउंड को। ठीक है, ग्राउंड को, कोई भी फॉल्ट होता है इंक्लूडिंग ग्राउंड होता है, जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है या फिर डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, इस तरह का। तो जिस भी फॉल्ट में ग्राउंड हमारा इंक्लूड होता है वहाँ पे जीरो सीक्वेंस करंट जो है सीन में आती है। और जीरो सीक्वेंस करंट जो है उस कौन सी रिले वहाँ पे यूज़ में लेते हैं हम, तो जब हमारे पास लाइन टू ग्राउंड या डबल लाइन टू ग्राउंड या इस तरह के कोई भी फॉल्ट्स आते हैं तो करंट क्या होती है, करंट फ्लो होती है वहाँ से। तो इसके लिए क्या हो गया कि ओवर करंट हो जाता है, जब भी फॉल्ट आता है तो करंट हमारी उस फेज के अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राउंड। ग्राउंड इंक्लूड करेगा तो ग्राउंड है, फेज नहीं होगा। एंड ओवर करंट रिले, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राउंड ओवर करंट रिले जो होती है उसको यूज में लिया जाता है, उसके लिए जीरो सीक्वेंस करंट इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, नॉमिनल रेशियो ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर इज। अब नॉमिनल रेशियो क्या होता है, नॉमिनल रेशियो जो होता है वो करंट ट्रांसफर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के लिए होता है, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो नॉमिनल रेशियो होता है, अगर करंट ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो रेटेड प्राइमरी करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट, और वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो प्राइमरी रेटेड वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी रेटेड वोल्टेज। तो ऑप्शन डी जो है करंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेटेड प्राइमरी अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट। ठीक है, अगर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की बात करें पोटेंशियल की तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2, रेटेड प्राइमरी वोल्टेज अपॉन रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। और इसकी बात करें तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैंटम लोडिंग फॉर टेस्टिंग ऑफ एनर्जी मीटर्स इज यूज्ड। फैंटम लोडिंग किस लिए यूज में ली जाती है, जब हमने मेजरमेंट की एमसीक्यू सीरीज पढ़ी थी, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किए थे, तब हमने डिस्कस किया था कि फैंटम लोडिंग क्या है और किस लिए यूज में ली जाती है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, टू आइसोलेट द करंट एंड पोटेंशियल सर्किट्स, टू रिड्यूस पावर लॉस ड्यूरिंग टेस्टिंग, फॉर मीटर्स हैविंग लो करंट रेटिंग्स, लार्ज लोड्स मे नॉट बी अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो फैंटम लोडिंग जो होती है वो हम यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम कैलिब्रेशन करते हैं उस टाइम पे हमारे पास एनर्जी मीटर जो होते हैं या फिर वॉट आवर मीटर, पावर फैक्टर मीटर एंड एनर्जी मीटर जो होते हैं उसके अंदर पावर लॉस ज़्यादा होते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, फैंटम लोडिंग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैंटम लोडिंग इज यूज टू रिड्यूस पावर लॉस ड्यूरिंग टेस्टिंग, और ये होता है एनर्जी मीटर एंड पावर फैक्टर मीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For the type 1 second order system, the value of peak overshoot MP is। अब आपको पता है पीक ओवरशूट की वैल्यू क्या होती है, पहले तो हमारे पास तो पीक ओवरशूट का फॉर्मूला होता है MP इक्वल टू, ये होता है ई टू दी पावर माइनस एन जीटा पाई अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये पता है आपको पीक ओवरशूट की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हम, ये सारा ई टू दी पावर में है। तो ये है ई टू द पावर माइनस एन जीटा पाई अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि फॉर द टाइप 1 सिस्टम, टाइप 1 एंड सेकेंड ऑर्डर, तो एन जो हमारा दे रखा है यहाँ पे वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइप ऑफ द सिस्टम। तो टाइप 1 के लिए क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस में दे के रखेंगे, एन जीटा पाई, 1 जीटा पाई, 2 जीटा पाई। तो एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ई टू दी पावर माइनस जीटा पाई अपॉन √1 माइनस जीटा स्क्वायर आपकी वैल्यू हो जाएगी पीक ओवरशूट की। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन, यहाँ पे अगर ऑप्शंस दे रखे हैं तो ये ऑप्शन आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं, वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ पे अब जीटा की वैल्यू डालेंगे तो पीक ओवरशूट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैविंग मोर नंबर ऑफ पोल्स देन जीरोज, द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज विल बी इक्वल टू। एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है जिससे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पोल्स जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ जीरो से,
तो पूछ रहे हैं कि रूट लोकस अगर उस ट्रांसफर फंक्शन का हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेज किसके इक्वल होंगे। ऑप्शंस दे रखा, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ पोल्स, सम ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। तो जब हमने रूट लोकस डिस्कस किया था कंट्रोल सिस्टम में, पूरा क्वेश्चन हमने डिराइव किया था किस तरह से रूट लोकस बनाते हैं, तब हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होती हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज मतलब एन इक्वल टू क्या होता है, या तो P हो सकता है या तो जेड। P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, जेड है नंबर ऑफ जीरो, और वो कौन सी सिचुएशन में होते हैं, इनमें से जो भी ज्यादा बड़ा होता है, जी ग्रेटर, तो इनमें से जो भी ग्रेटर होगा इन दोनों में से वो आपके नंबर ऑफ ब्रांचेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ पोल्स जो है ज्यादा है नंबर ऑफ जीरो से, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट लोकस ब्रांचेज विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान में रखना आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू ओवरहेड सिस्टम। अब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या सिस्टम होते हैं, एक ओवरहेड सिस्टम होता है, एक अंडरग्राउंड सिस्टम होता है। कुछ एडवांटेजेस होते हैं दोनों के, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ओवरहेड सिस्टम में एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और अंडरग्राउंड सिस्टम में एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, वो सब आपको पढ़ने जरूरी हैं क्योंकि इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि अंडरग्राउंड सिस्टम का कौन सा जो ऑप्शंस में दे रखे हैं वो वैलिड एडवांटेज नहीं है। तो अंडरग्राउंड सिस्टम के आपके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, एक होता है आपकी मेंटेनेंस जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है वो अपना बिल्कुल भी ऐसे जो फिजिकल एटमॉस्फेयर है या इससे जो है इफेक्टिव नहीं होता, इफेक्ट नहीं पड़ता एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का उसके ऊपर। तो अंडरग्राउंड सिस्टम में मेंटेनेंस कम होती है। इसके अलावा जो है रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल के साथ में कोई भी टेलीकम्युनिकेशन लाइन नहीं जाती है, तो वहाँ पे रेडियो इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाता है, जीरो हो जाता है। लाइफ जो होती है इसकी लॉन्ग होती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस जो है उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं डिसेंट अपीयरेंस भी होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है हमारा अच्छा दिखता है, ओवरहेड सिस्टम के अंदर केबल लाइन तारे से लटकते रहते हैं सब उलझे उलझे। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, डिसेंट अपीयरेंस, लॉन्ग लाइफ, लेस मेंटेनेंस एंड लो कॉस्ट। अब आपके हमने डिस्कस तो कर लिए हैं कितने एडवांटेजेस हैं, डिसेंट अपीयरेंस ठीक है, लॉन्ग लाइफ ठीक है, लेस मेंटेनेंस ठीक है क्योंकि मेंटेनेंस की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर फॉल्ट जब आ जाता है तो उसको रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फॉल्ट के लोकेशन फाइंड आउट करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है उसकी कॉस्ट जो है कम नहीं होती। सबसे पहला तो है, अगर अपन हाई वोल्टेज की बात करें तो हाई वोल्टेज के अंदर हमारी कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है क्योंकि इंसुलेशन मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ में लेना पड़ता है। दूसरा, अगर अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करें तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉस्ट जो है वहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जब भी हम ओवरहेड सिस्टम देखते हैं तो आपको पता है कि कितनी लाइनें हम एक साथ ले जाते हैं वहाँ पे। अंडरग्राउंड सिस्टम की बात करते हैं तो हमें अलग से सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, तो कॉस्ट जो है अंडरग्राउंड सिस्टम की ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन डी जो है वो वैलिड एडवांटेज नहीं है, लो कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है आपका 0 से 15, कितने सारे नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी है 0 1, और उसके अलावा आपका ऑक्टल है 0 से 7, हेक्साडेसिमल है 0 से 16, और ये है आपका 10 वाला है डेसिबल वाला 0 से 10। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसमें बेस क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, 16 होता है बेस। अगर ऑक्टल की बात करें तो बेस आपका 8 होता है, और बाइनरी की बात करते हैं तो 2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन सर्व द पर्पज ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हम ऑब्टेन करते हैं, तो जितने ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर कौन सा जो है हमारे पास एलिमेंट उसको यूज करते हैं एज ए एक्सेप्टर इम्प्योरिटी पी टाइप के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 दे रखे, गैलियम, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड एंटीमनी। तो ये पता होना चाहिए, आर्सेनिक, फॉस्फोरस एंड एंटीमनी जो होते हैं ये सारे एन टाइप के लिए होते हैं, और पी टाइप की इम्प्योरिटी की बात करते हैं तो ये होता है गैलियम पी टाइप के लिए। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे दोनों ध्यान रखने, पी के लिए क्या है और एन के लिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ल्यू रेट ऑफ एन ओप एम्प। स्ल्यू रेट क्या होती है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। तो स्ल्यू रेट की यूनिट क्या होगी, ये भी हमने डिस्कस किया है ओप एम्प के जो हमने क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यू सीरीज उसके अंदर। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्ल्यू रेट की जो है
यूनिट होती है वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर हमारा होता है, उसके लिए क्या इनकरेक्ट है ऑप्शंस के अंदर से। ऑप्शन दे रखे जीरो परमिएबिलिटी, जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जीरो लीकेज फ्लक्स, नो लॉसेस। तो बी, सी और डी जो है ये सही है। जीरो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं तो लॉसेस नहीं होते, जीरो होते हैं, लीकेज फ्लक्स भी जीरो होता है। लेकिन ऑप्शन ए जो दे रखा है जीरो परमिएबिलिटी, ये आपका नहीं होता क्योंकि जीरो रिलक्टेंस होता है हमारा। जीरो रिलक्टेंस एंड परमिएबिलिटी जो होती है इनफाइनाइट परमिएबिलिटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीरो परमिएबिलिटी जो है आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर्स। क्या पूछा है हमें, रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर्स। कंडक्टर अगर अपना अच्छा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, मिनिमम होगी। गुड कंडक्टर्स का मतलब क्या होगा कि उसकी कंडक्टिविटी हाई है, रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। तो रेजिस्टिविटी कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, तो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट का जो मेथड है वो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं। शेरिंग ब्रिज किसके लिए यूज लेते हैं अपन, कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए। वेन ब्रिज फ्रीक्वेंसी के लिए। लॉस ऑफ चार्ज मेथड जो होता है हाई रेजिस्टेंस के लिए। और केल्विन डबल ब्रिज जो होता है वो लो रेजिस्टेंस के लिए यूज में लेते हैं हम। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं। रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर्स को मेजर करेंगे तो केल्विन डबल ब्रिज यहाँ पे यूज में लेंगे। इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ लिया रेजिस्टिविटी ऑफ गुड कंडक्टर या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ बैड कंडक्टर, इस तरह से पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए गुड कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब हमारे एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, एक स्क्वायरल केज होती है। तो इस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड यूज में नहीं लिया जाता। नोट दे रखा है क्वेश्चन में कि कौन सा मेथड यूज में नहीं लिया जाता। ऑप्शन है कैस्केडेड, चेंजिंग पोल, स्लिप पावर कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस। तो आपको पता है रोटर रेजिस्टेंस स्लिप रिंग में हम लगा सकते हैं, स्लिप पावर कंट्रोल कर सकते हैं स्लिप रिंग के लिए। चेंजिंग पोल का ऑप्शन जो होता है इसका मतलब क्या है, अगर रोटर और स्टेटर के अंदर कोई भी नंबर ऑफ पोल्स है तो रोटर के अंदर वो नंबर ऑफ पोल्स होंगे तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसके अंदर रोटर के अंदर पोल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होते। जो हमारी स्क्वायरल केज होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, उसके अंदर हम चेंजिंग पोल मेथड यूज में लेते हैं क्योंकि रोटर के अंदर ऑटोमेटिकली पोल जो है इंड्यूस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं अगर नंबर ऑफ पोल्स जो है स्टेटर के अंदर होते हैं। तो मतलब स्टेटर के अंदर जो भी पोल्स होते हैं उससे ऑटोमेटिकली जो है रोटर के अंदर पोल डेवलप हो जाते हैं। तो चेंजिंग पोल मेथड जो होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए ही यूज में लिया जाता है। कैस्केडेड है, नंबर ऑफ पोल्स डिफरेंट करके, कैस्केडेड या टेंडम पोल करके भी बोलते हैं इसको। तो दो चार तरह के नंबर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ स्पीड्स यहाँ पे हम ना इसको वेरी कर सकते हैं। 4 टाइप ऑफ स्पीड्स जो है यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं कैस्केडेड में। तो इसका ऑप्शन जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि चेंजिंग पोल मेथड जो है वो यूज में नहीं लिया जाता, वो सिर्फ स्क्वायरल केज मोटर के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्किट विच इज यूज टू टर्न ऑफ द SCR इज। SCR जो होता है आपका उसको टर्न ऑफ करने के लिए कौन सा सर्किट यूज में लिया जाता है। अब दे रखे हैं ऑप्शन ट्रिगरिंग सर्किट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट, कम्यूटेशन एंड गेट कंट्रोल। तो SCR को टर्न ऑफ अगर हम करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन प्रोसेस जो है टर्न ऑफ के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। द एनर्जी मीटर यूज फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन इज इंस्ट्रूमेंट। एनर्जी मीटर जो यूज में लिया जाता है, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है घरों के अंदर, वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑप्शन दे रखे रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, नॉन रेस्पॉन्डिंग टाइप। तो एनर्जी मीटर जो होता है उसको बोलते हैं हम वोट आवर मीटर, वो जो होता है इंटीग्रेटिंग टाइप का मीटर होता है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहाँ पे एनर्जी मीटर दे रखा है इसकी जगह वोट आवर मीटर भी दे सकते हैं, या फिर इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है उसके अंदर करंट मीटर
वोल्ट मीटर इस तरह से दे देंगे, एनर्जी मीटर इस तरह का, पावर फैक्टर मीटर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये काफ़ी बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है हर तरह के एग्जाम्स में, या तो ऑप्शन से आंसर क्वेश्चन बना देते हैं या तो क्वेश्चन से आंसर बना देते हैं, इंटरचेंज करके इसी तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट ऑफ नोर गेट इज हाई वेन। नोर गेट जो होता है क्या होता है, अपना ओर गेट जो होता है उसका नेगेटिव करते हैं तो नोर गेट आता है। ओर गेट के अंदर क्या करते हैं अपन, एडिशन करते हैं। ए जो है अपना ए इनपुट है और बी इनपुट। अब क्या दे रखा है कि नोर गेट के अंदर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार हो जाता है। अब ये क्या होगा, हाई कब होगा, हाई के लिए क्या होना है, इसको 1 होना है। ए प्लस बी का बार हाई होगा, तो इसके लिए क्या ऑप्शन होने चाहिए, इनपुट क्या होने चाहिए। तो आपको और गेट के लिए देख लेना है कि ए प्लस बी अगर 0 होता है तो आपका ए प्लस बी बार 1 हो जाएगा। अब वैसे आप डायरेक्टली भी ध्यान में रहता है हमें नोर नैंड एंड और इन गेट का, तो लेकिन अगर यहाँ पे देखना चाहे तो इस तरह से देख सकते हैं। अब ए और बी के जो सम जो है 0 कब होगा, तब दोनों 0 हैं, तो दोनों 0 है, सम 0 होगा। अगर इसका बार करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो बोथ इनपुट्स आर लो, तब नोर गेट का आउटपुट जो है हाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन अल्टरनेटर इज कॉल्ड एज। वोल्टेज रेगुलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं अल्टरनेटर के तो काफ़ी मेथड होते हैं। एक सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड होता है, जेड जीरो पावर फैक्टर मेथड होता है, इसके अलावा पोटियार मेथड और जीरो पावर फैक्टर एक ही बोलते हैं, और एक अमेरिकन स्टैंडर्ड मेथड भी होता है। हमने सारे पढ़े हुए हैं वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड्स। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में दे रखे हैं एमएमएफ मेथड, पोटियार, ईएमएफ एंड जीरो पावर फैक्टर। तो ये होता है ईएमएफ मेथड जो होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड, और इसको पेसिमिस्टिक मेथड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इफ द स्लिप ऑफ फॉरवर्ड मोटर इज एस देन द स्लिप ऑफ बैकवर्ड मोटर इज। जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी पे काम करती है। दो फील्ड जो होते हैं वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो रिजल्टेंट जो हमारा टॉर्क जो आता है 0 आता है, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो मैक्सिमम जो भी आता है हमारा, रिजल्टेंट में कुछ भी नहीं आता इसके लिए। तो इस वजह से हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसके दो फील्ड हैं, तो दोनों की अलग अलग स्लिप होगी, एक बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर फॉरवर्ड मोटर की स्लिप एस है तो बैकवर्ड मोटर की स्लिप क्या होगी, तो ये क्या हो जाती है 2 माइनस एस। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, 2 wattmeters which are connected to measure the total power on a 3-phase system supplying a balanced load read 10.5 kilowatt and minus 2.5 kilowatt respectively. The total power and power factor are given by। 2 wattmeter मेथड हम 3-phase बैलेंस सिस्टम में पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो उसके अंदर पूछा है कि दोनों वोटमीटर की रीडिंग दे रखी है, तो टोटल पावर और पावर फैक्टर क्या होगा। टोटल पावर की अगर यहाँ पे बात करें तो सम ऑफ बोथ मीटर का रीडिंग हो जाता है W1 प्लस W2, तो इसका सम कर लीजिए। और अगर पावर फैक्टर की बात करते हैं, रीडिंग का सम होता है तो 10.5 है एक की रीडिंग, एक की माइनस 2.5, तो इसका सम करेंगे 8 किलोवाट आ जाएगा। दूसरा है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है पावर फैक्टर इक्वल टू कोस ऑफ 10 इनवर्स, क्या हो जाता है, कोस ऑफ 10 इनवर्स √3, फिर क्या होता है P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, ये पता है आपको फॉर्मूला, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर तरह की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका पावर फैक्टर हो जाएगा कोस ऑफ 10 इनवर्स √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो अब यहाँ पे P1 और P2 की वैल्यू रख दे, W1 W2 लिख दो या P1 P2 एक ही बात है। तो 10.5 माइनस 2.5, यहाँ पे माइनस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे नीचे वाला क्या हो जाएगा 10.5 माइनस 2.5, तो ये 8 हो जाएगा। तो √3 13 अपॉन 8, इसको आप सोल्व कर लीजिए तो पावर फैक्टर की वैल्यू आपके आ जाएगी 0.334। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 8 किलोवाट एंड 0.334 पावर फैक्टर आ जाएगा।
इसको सोल्व कर सकते हैं आप कैलकुलेटर की हेल्प से। अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आसानी से निकाल सकते हैं इसको, और अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो आपको इस तरह की वैल्यूज़ दी जाती हैं कि आप आसानी से टेन इनवर्स की वैल्यू निकाल पाए और कोस की वैल्यू उससे निकाल दे। जैसे 1 - 1 इस तरह की वैल्यू दे देंगे, 1 0 0 इन्फिनिटी इस टाइप की, तो निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो इस तरह की वैल्यूज़ देंगे जो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रांसफॉर्मर हैज़ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस and per unit reactance of 0.1. Its voltage regulation on full load with a power factor angle of 30 डिग्री लीडिंग इज। एक ट्रांसफॉर्मर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है, मतलब आर की वैल्यू 0 मान लीजिए, रिएक्टेंस जो दे रखा पर यूनिट वैल्यू है 0.1, वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, पावर फैक्टर है इसका 30 डिग्री लीडिंग पे। तो वोल्टेज रेगुलेशन का आपको पता है, लीडिंग की बात करते हैं तो नेगेटिव आ जाता है, तो होता है आपका आर कोस फाई। कोस फाई क्या है, फाई जो है पावर फैक्टर है आपका एंगल, प्लस माइनस एक्स साइन फाई। ठीक है, अभी आपका प्लस किसके लिए है, लैगिंग के लिए, माइनस जो है लीडिंग के लिए है। तो अभी आपका यहाँ पे क्या है, लैगिंग लीडिंग दे रखा है ना, तो आर की वैल्यू तो क्या है आपकी 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगी, और लीडिंग के लिए दे रखा है तो एक्स की वैल्यू रख लीजिए 0.1, और पावर फैक्टर दे रखा है आपका साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी 0.5, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.1 इंटू 0.5, तो ये 0.05 हो जाएगा, आपको निकालना परसेंटेज में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.05 इंटू 100, और ये है नेगेटिव में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस का 5%। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -5% आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर प्राइमरली अफेक्ट्स। आर्मेचर रिएक्शन जो होती है हमारी अल्टरनेटर के अंदर, जब क्या होता है, मैन फ्लक्स होता है, एक आर्मेचर फ्लक्स होता है, दोनों के अंदर रिएक्शन होती है, तो टोटल फ्लक्स या तो रिड्यूस हो जाता है या तो शिफ्ट हो जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन जब होती है अल्टरनेटर के अंदर तो किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है, सबसे पहले तो ऑप्शन दे रखे रोटर स्पीड, टर्मिनल वोल्टेज पर फेज, फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर करंट, जनरेटेड वोल्टेज पर फेज। अब जब हमारी आर्मेचर रिएक्शन जो होती है तो हमारा फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स उसके अंदर वेरिएशन आता है, फ्लक्स वेरी होता है। हमारा जनरेटेड वोल्टेज जो होता है वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की भी आप इक्वेशन देखिए, ट्रांसफॉर्मर की बात करें, अल्टरनेटर की बात करें, किसी मशीन की बात करें, तो फ्लक्स जो है, वोल्टेज जो है, जनरेटेड वोल्टेज हमेशा फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के जनरेटेड वोल्टेज। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ्लक्स की वजह से सबसे पहले जनरेटेड वोल्टेज परफेक्ट जो है अफेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका। टोटल 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, इनमें से काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं, हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर स्टेट के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने काफ़ी जो है छाट कर आपके लिए ढूंढ कर ये क्वेश्चन डाले हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से पहले, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे। तो आपकी एग्जाम अगर अभी है 10 12 5 7 दिन के अंदर, तो ये ज़रूर पढ़ें आप इस सेशन को। तो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।